नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। जिला शिक्षा विभाग गोपालगंज में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, फिजिक्स के इस लाइफ चैप्टर में हम लोगों ने अभी तक 4 पार्ट में वीडियोज को देख रखा है। उसमें पिछले क्लास में अर्थात कल हम लोगों ने देखा था कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है तो उसकी प्रकृति क्या होती है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है तो उसकी प्रकृति क्या होती है। आज हम लोग प्लेन मिरर में समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसकी प्रकृति क्या होती है, उसको देखने के बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए बिना देर किए हम लोग देखते हैं कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसकी प्रकृति क्या होती है और उसके लिए रे डायग्राम हम कैसे प्लॉट करते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं। तो ये आपका प्लेन मिरर हो गया। एक मान लीजिए हमने ऑब्जेक्ट ए बी रख दिया यहां, और आप जानते हैं कि प्लेन मिरर के सामने हम सबके घरों में ज्यादातर केसेस में प्लेन मिरर ही होता है, समतल दर्पण ही होता है। तो हम समतल दर्पण से अपने अनुभव से भी हम लोगों ने देखा है कि हम समतल दर्पण के जितना आगे होते हैं हमारा प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है। तो ये चूंकि अनुभव के आधार पर हम लोग इस बात को जानते हैं, तो इस डायग्राम को आसानी से ड्रॉ करने के लिए हम उसी अनुभव का इस्तेमाल करेंगे। हमने क्या किया कि ये इंसिडेंट रे ले लिया पॉइंट ए से, इंसिडेंट रे ले लिया पॉइंट बी से। अब हम क्या करते हैं, हमको पता है कि ये जो इमेज बना हुआ है बनेगा वो दर्पण से उतना ही पीछे बनेगा। तो हम अब क्या करते हैं, डॉटेड करके हम उतना ही दूरी पीछे चले आते हैं। चले आए। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से अगर हम डायग्राम बनाते हैं तो आसानी से हम डायग्राम बना पाएंगे। अब हम एक काम करते हैं, आपको पता है कि जब ये लाइट रे परपेंडिकुलरली दर्पण पर आपतित होती है तो ये परावर्तन के बाद इसी पाथ पर वापस चली जाएगी। यह भी लंबवत आपतित हुई है तो ये इसी पर परावर्तित हो जाएगी, इसी पाथ पर वापस चली जाएगी। अब हम एक काम करते हैं, एक रे लेते हैं इस पॉइंट बी से, ठीक है, इंसिडेंट कराया। तो होता क्या है बच्चों कि ये जो हम डॉटेड करके हम यहां पर ला लिए, ये एक्चुअली ये लाइट इधर चली जाती है। अर्थात यह बी से जो चली हुई लाइट रे थी हमको ये बी डैश से आती हुई मालूम पड़ती है। अर्थात बी पॉइंट का जो इमेज है वो कहां बन जाता है, बी डैश पर। क्यों? आप सबको पहले से पता है कि हम अपनी आंखों से देखेंगे तो यहां से इधर देखने की व्यवस्था नहीं है, हम बिल्कुल सीधे देखते हैं। तो उस कंडीशन में यह पॉइंट बी बी डैश पर दिखाई देगा। ठीक उसी तरह से एक काम करें हम कि एक इंसिडेंट रे को हम यहां पर इंसिडेंट करा लें, तो फिर यह भी रिफ्लेक्शन के बाद में ये क्या होगा, ये इस पॉइंट ए से ये रे इंसिडेंट हमने करवाया पॉइंट ए से। अब क्या हुआ कि रिफ्लेक्शन के बाद में इधर को जाएगी, यानी यहां से अगर हम अपनी आंखों से देखें तो यह पॉइंट ये डैश से आती हुई मालूम पड़ेगी। तो आपने देखा इस ए का, आपने देखा कि इस पॉइंट ए का इमेज ए डैश पर बन गया और पॉइंट बी का इमेज बी डैश पर बन गया। ए से जो चली हुई रे थी वो रिफ्लेक्शन के बाद इधर चली गई, पीछे के तरफ मिलाया तो ए डैश पर जाके मिल जाती है। जो बी से चली हुई रे है वो रिफ्लेक्शन के बाद इधर चली गई और फिर उसको पीछे के तरफ लेके आए तो ये बी डैश पर मिल गई। अर्थात ए बी ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है वो डैश बी डैश बनता है, और जितना डिस्टेंस आगे ऑब्जेक्ट रहता है उतना ही डिस्टेंस पीछे इमेज बनता है। तो और यह दर्पण के पीछे बना है तो फिर बताने की आप सबको जरूरत नहीं है कि यह प्रतिबिंब काल्पनिक होगा। आप देख रहे हैं जिस आकार का वस्तु है उसी आकार का प्रतिबिंब बना हुआ है, यानी वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई के बराबर होती है।
काल्पनिक होता है, वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई के बराबर होती है। और ये ए डैश ऊपर है तो ए ऊपर है तो ए डैश ऊपर बना हुआ है, बी नीचे है तो बी डैश नीचे बना हुआ है। यानी इमेज जो होता है सीधा होता है, लेकिन लेटरली इन्वर्टेड होता है। अब लेटरली इन्वर्टेड का क्या मतलब है, जरा इस चीज को समझते हैं। मान लीजिए मैं यहां खड़ा हूं और मेरे सामने यहां पर एक समतल दर्पण लगा हुआ है, तो मैं इस साइड वाला यानी अपने राइट हैंड को ऊपर उठाता हूं, तो जो हमारा इमेज है, हमारा जो प्रतिबिंब है, वो भी इसी साइड वाला अपना हाथ ऊपर उठाएगा। तो ये मेरा राइट हैंड है, तो उस इमेज जिसका फेस मेरे तरफ है, उसका इधर वाला जो हाथ है वो बायां हाथ हो जाएगा, लेफ्ट हैंड हो जाएगा। अर्थात जो प्लेन मिरर में इमेज बनता है, उस इमेज में क्या होता है, हमारा दाहिना भाग इमेज का बायां भाग होता है, इमेज का बायां भाग हमारा दाहिना भाग होता है। इस सिचुएशन को कहते हैं लेटरली इन्वर्टेड इमेज, लेटरली शिफ्टिंग हो गया। इसको हम एक और एग्जांपल के हेल्प से समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमने यहां पर ए बना दिया, ए का यह वाला जो साइड है इसका नाम हम एक्स दे देते हैं, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूं, ये आप लोग समझ चुके हो। और इस वाले साइड का नाम हमने बी दिया। अब दो सिचुएशन, पहले सिचुएशन में हम ए को ऐसे कर रहे हैं, यानी इसको हमने उठा के ऐसे कर दिया, तो एक्स इधर चला गया और ये बी जो है वो इधर चला गया। और केस 2 में हम क्या कर रहे हैं कि ए को ऐसे ही रहने दिए, केवल ऐसे रोटेट कर दिया, अर्थात ये बी इधर चला जाएगा और एक्स इधर आ जाएगा, एक्स एक्स जो है इधर आ जाएगा और ये जो बी है वो इधर चला जाएगा। तो यह जो सिचुएशन है वह इन्वर्टेड वाला सिचुएशन है, और यह जो सिचुएशन है वह लेटरली इन्वर्टेड वाला सिचुएशन है। तो आप समझ गए कि जो प्लेन मिरर में इमेज बनता है वहां पर यह सिचुएशन क्रिएट होती है, जो हमारा लेफ्ट पार्ट होता है इमेज का वो राइट पार्ट होता है, हमारा जो राइट पार्ट होता है इमेज का वो लेफ्ट पार्ट होता है। अर्थात जो इमेज बनता है वह लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनता है। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं, अगर उसकी प्रकृति की बात करें तो आप समझ गए कि वो काल्पनिक होते हैं, दर्पण के पीछे बनते हैं, सीधा होते हैं बट लेटरली इन्वर्टेड होते हैं, मतलब लेफ्ट पार्ट राइट और राइट पार्ट लेफ्ट अपीयर होता है। यह बात कई बार एग्जाम में आपसे पूछा भी जाता है कि लेटरल इन्वर्सन का मतलब क्या हुआ। तो लेटरल इन्वर्सन वह कंडीशन है जिसमें ऑब्जेक्ट का लेफ्ट पार्ट इमेज का राइट पार्ट अपीयर हो, और इमेज ऑब्जेक्ट का राइट पार्ट ऑब्जेक्ट का लेफ्ट पार्ट अपीयर हो। तो ऐसे सिचुएशन को कहा जाता है लेटरल इन्वर्सन। आई होप क्लियर हो गया। और फिर आपने देखा कि जिस आकार की वस्तु होती है उसी आकार का प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की ऊंचाई वस्तु प्रतिबिंब की ऊंचाई के बराबर होती है। तो ये चीजें हम लोगों ने देख ली। तो हम लोगों ने तीनों दर्पण में रे डायग्राम द्वारा प्रतिबिंब का प्रकृति निर्धारण किस प्रकार किया जाता है ये हम लोगों ने देख लिया। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, अर्थात गोलीय दर्पण भी पढ़ लिया और समतल दर्पण भी हम लोगों ने पढ़ लिया, प्लेन मिरर भी पढ़ लिया। अब अगर अपने अनुभव के बेसिस पर मैं कहूं तो आप लोगों से एक प्रश्न पूछा जाता है कि आपको गोलीय दर्पण और प्लेन मिरर समतल दर्पण दोनों दे दिया गया। मैं ये कह रहा हूं कि आपको हमने प्लेन मिरर दे दिया और ज्यादा फोकस दूरी वाला गोलीय दर्पण दे दो, तो ज्यादा फोकस दूरी वाला गोलीय दर्पण होगा तो उसका जो ये कर्वेचर होता है वो बहुत कम हो जाएगा, तो फिर पता नहीं चलता कि वो कर्व है कि नहीं। ठीक है, तो मान लीजिए हम उस कर्वेचर को मैं नहीं दिखा रहा हूं, कुछ इस तरह से आपको एक प्लेन मिरर है, एक कनकेव है, इसका नाम अगर थोड़ी देर के लिए ए मान लें, इसका नाम बी मान लें, इसका नाम सी मान लें। अब ये तीन मिरर है। अब आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि बिना दर्पण को छुए, बिना टच किए आपको बताना है कि कौन समतल दर्पण है, कौन कनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण है और कौन उत्तल दर्पण है। तो बिना टच किए आप कैसे पहचानेंगे?
एक प्रश्न यह, और दूसरा प्रश्न ये पूछा जाता है आप सबसे कि टच करके कैसे पहचानेंगे कि दिया गया जो दर्पण है वो किस प्रकार का है। तो बिना टच किए हम लोग देखते हैं। अगर ये प्लेन मिरर है, हालांकि फिगर में मैंने बना दिया तो समझ में आ रहा है, लेकिन इन दोनों में नहीं समझ में आ रहा है कि कौन कनकेव हो सकता है कौन कन्वेक्स हो सकता है। तो ये प्लेन मिरर है, हम क्या करते हैं, छूना नहीं है, उसे नहीं छूना है, लेकिन एक्टिविटी तो हम कर ही सकते हैं, एक्सपेरिमेंट्स तो हम कर ही सकते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं हम, और मान लीजिए मुझे नहीं मालूम कि ये कौन सा मिरर है, तो उस मिरर के सामने हम एक ऑब्जेक्ट को लेके आते हैं, फिर हम उसको धीरे धीरे दूर हटाते हैं। अगर हर हाल में नजदीक लाया तो या दूर हटाया तो हमेशा इमेज सेम साइज बनता है। आप बताइए कौन सा मिरर हो सकता है? डेफिनेटली यह आपको प्लेन मिरर होगा, क्योंकि हमारे बच्चे जानते हैं कि प्लेन मिरर में हमेशा सेम साइज्ड इमेज बनता है। अब आते हैं इस बी और सी के केस में। अब हम क्या करते हैं, ये बी मिरर के पास में फिर वही एक्टिविटी को रिपीट करते हैं। इस ऑब्जेक्ट को हम धीरे धीरे पास लेके आते हैं और फिर धीरे धीरे दूर करके देखते हैं। तो अगर ऐसा सिचुएशन आया जिसमें हम पास ला रहे हैं तो इमेज बड़ा बन रहा है, और दूर लेके जा रहे हैं तो इमेज छोटा बन रहा है, बताइए कौन सा मिरर होगा? बिल्कुल, तो यह आपका अवतल दर्पण हो जाएगा, ये आपका कनकेव मिरर हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कनकेव मिरर में बड़ा भी इमेज बनता है और छोटा भी इमेज बनता है। अब तीसरी बात आती है आपको इस दर्पण की, मुझे नहीं मालूम कौन सा है, फिर वही एक्टिविटी को एक बार दोबारा रिपीट करते हैं, फिर से एक ऑब्जेक्ट को हम इसके पास लाते हैं और दूर ले जाते हैं। अब हम पाते हैं कि हर हाल में छोटा इमेज बन रहा है। तो छोटा इमेज किस कंडीशन में बनता है? गुड, तो ये होता है आपका उत्तल दर्पण अर्थात कन्वेक्स मिरर। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होता है, हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो इस प्रकार हम बिना छुए आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा दर्पण समतल दर्पण है, कौन सा दर्पण अवतल दर्पण है, कौन सा दर्पण उत्तल दर्पण है। जिसमें हमेशा वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनता हो वो हमेशा प्लेन मिरर होगा, चाहे ऑब्जेक्ट को पास ले जाएं या दूर हटाएं, हर कंडीशन में बराबर साइज का बनता है, तो वह समतल दर्पण हुआ करता है। जब नजदीक लाने पर बड़ा और दूर ले जाने पर छोटा इमेज बनता है तो वह अवतल दर्पण होता है। और फिर यदि नजदीक लाए तो या फिर दूर ले जाए तो हर हाल में अगर छोटा इमेज बनता है तो वह कौन सा मिरर होता है? उत्तल दर्पण होता है। अब एक और प्रश्न आप लोगों से ले लिया जाता है कि बताइए आप लोग कि प्लेन मिरर का समतल दर्पण का फोकल लेंथ कितना होता है, फोकस दूरी कितना होता है? तो ध्यान रखना उसको बोल देते हैं कि इन्फिनिटी होता है। क्यों इन्फिनिटी बोल देते हैं? क्योंकि प्लेन मिरर तो सीधा होता है, और जब ये प्लेन मिरर सीधा रहेगा तो उस केस में क्या होगा, सीधा रहने से तो घुमा तो नहीं, तो घुमा जब नहीं तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं बनेगा तो प्रिंसिपल फोकस नहीं बनेगा। तो आई होप आप समझ गए कि इस तरह के सिचुएशन किस प्रकार देखे जाते हैं। तो हम लोगों ने ये बातें जान ली कि दर्पण को बिना छुए कैसे पहचानेंगे। अब छू के पहचानना हो तब कैसे बताएंगे? तब तो ये थोड़ा सरल है, ये थोड़ा आसान है। जिसका परावर्तक सतह समतल हो, छूने पर प्लेन लग रहा हो, तो उसे हम क्या कह देंगे? प्लेन मिरर है। जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो अंदर की तरफ, तो उसे क्या बोल देंगे? कनकेव कह देंगे, अवतल दर्पण कह देंगे। और जिसका परावर्तक सतह ऊपर निकला हुआ हो, परावर्तक सतह की तरफ हम टच करेंगे, छुएंगे, अगर वो ऊपर की तरफ निकला हुआ है तो क्या है? उत्तल दर्पण है। तो इस प्रकार के अगर प्रश्न आते हैं तो आप आसानी से उसका उत्तर लिख पाएंगे। अब हम आगे बढ़े इसी कड़ी में, तो अब हम लोगों को जानना है दर्पण का उपयोग। किस दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है और क्यों होता है? आज से अगर 10 साल 15 साल पहले की बात करूं तो जो बोर्ड्स एग्जाम में क्वेश्चंस आते थे तो उसमें सीधे पूछ दिया जाता था कि अवतल दर्पण का दो उपयोग बताइए, उत्तल दर्पण का दो उपयोग बताइए। लेकिन अब सिनेरियो थोड़ा चेंज हो गया, कंपटीशन का लेवल बढ़ गया, इंटेलेक्चुअली और टेक्नोलॉजिकली दोनों तरफ से हम लोग ज्यादा डेवलप हो चुके हैं। तो अब देखा जाता है कि अब आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो पूछा जाता है कि अवतल दर्पण का
उपयोग बताइए, उत्तल दर्पण का उपयोग बताइए और रीजन के साथ बताइए कि उस जगह पर आपने उसका यूज किया तो क्यों किया। तो चलिए सबसे पहले हम गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में जानते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है और क्यों होता है। तो सबसे पहला जो अवतल दर्पण का उपयोग हमारे डेली लाइफ में हम लोग देखते हैं तो वो सेविंग मिरर के रूप में, हजामती दर्पण के रूप में उसका उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है हजामती दर्पण के रूप में उपयोग उसका? तो होता क्या है कि ये जो कनकेव मिरर होता है ना, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये पोल हो गया, और ये आपका प्रिंसिपल फोकस हो गया, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। होता है क्या है, जो सैलून वगैरह जो होते हैं उसमें हमारा जो चेयर रखा रहता है, हमारी जो कुर्सी रखी रहती है, वो इस कंडीशन में होती है, पी और एफ के बीच में। और आप सबको अच्छे तरीके से पता है कि जब ऑब्जेक्ट पी और एफ के बीच में होती है तो इमेज कहाँ बनता है? पीछे बनता है। इमेज पीछे बनता है, बड़ा बनता है और वर्चुअल बनता है। तो इसका एडवांटेज क्या मिला हमें? बड़ा प्रतिबिंब। तो ये बड़ा प्रतिबिंब बन गया तो सेविंग वगैरह का काम जो हम कर रहे हैं वो बड़ी स्मूथ हो जाता है। छुट्टी भी अगर बाल कहीं चेहरे पर छूट गई हो तो बड़ी दिखेंगी, फिर हमारा काम क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। तो किस लिए हमने इसका हजामती दर्पण के रूप में उपयोग किया? तो बड़ा इमेज प्राप्त करने के लिए, सीधा इमेज प्राप्त करने के लिए। क्योंकि आपको पता है कि पी और एफ के बीच में जब ऑब्जेक्ट रहती है तो उसका इमेज पीछे बड़ा बनता है और सीधा बनता है। तो एक हो गया हजामती दर्पण के रूप में, हजामती दर्पण के रूप में, अर्थात सेविंग मिरर के रूप में। दूसरी अगर हम बात करें तो जो व्हीकल्स हैं, गाड़ियां हैं, मोटर कार्स हैं, बाइक्स हैं, उनके जो हेडलाइट होते हैं उसमें हम लोग इस अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि अब यह अवतल दर्पण प्रेजेंट सिनेरियो में पैराबोलिक मिरर द्वारा रिप्लेस हो रहा है। तो अब क्या हुआ, उसमें हम अगर व्हीकल्स के जो हेडलाइट्स हैं उसमें हम कनकेव मिरर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? तो उसमें क्या होता है बच्चों कि जो ये हमारा कनकेव मिरर हो गया और फिर इसका जो फोकस होता है, इसके फोकस पर एक्चुअली सोर्स ऑफ लाइट को रखा जाता है। तो जो लाइट यहां से सीधे जा रहा है, ठीक है, सीधे जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लाइट पीछे गया, जो लाइट रे पीछे आएगा, वह परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा। क्योंकि आप लोग पहले से पढ़ चुके हो कि फोकस से जाती हुई जो लाइट रेज होती हैं वह परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं। तो इससे क्या होता है, हमें स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट प्राप्त हो जाता है। इस केस में हमें स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट प्राप्त हो जाता है। तो हम गाड़ियों के हेडलाइट्स के रूप में, किसके रूप में? हेडलाइट के रूप में, हेड लाइट में जो मिरर यूज होता है वो कौन सा होता है? कनकेव मिरर होता है। इसके पीछे कारण ये है कि हम स्ट्रॉन्ग पैरेलल बीम ऑफ लाइट प्राप्त करना चाहते हैं। दूसरी बात हो गई। अब तीसरा उपयोग कहां? तो मैं अगर बात करूं तीसरे उपयोग की, तो ये जो सोलर कुकर होते हैं, सोलर फर्नेसेस जो होती हैं, उसमें भी इस कनकेव मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों किया जाता है? तो आपको पता है कि कनकेव मिरर में जो ये पी हो गया, ए एफ हो गया, एसी हो गया, जो पैरेलल रेज आ रही होती है इन्फिनिटी से, वो क्या होती है, उसको यह एक पॉइंट पर क्या कर देता है? बोलो। एक पॉइंट पर उसे इकट्ठा कर देता है, एक पॉइंट पर उसे इकट्ठा कर देता है। अर्थात जितना बड़ा मिरर होगा, उतने बड़े मिरर पर जितना सोलर रेडिएशंस पड़ रही होंगी, उन सारे रेडिएशंस को वो क्या करेगा कि इकट्ठा कर देगा एक पॉइंट पर। आप सबने कभी खेलने के दौरान इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में मैग्नीफाइंग ग्लास या फिर हैंड लेंस कहते हैं, उसे देखा होगा, कुछ इस तरह का होता है। और आप लोगों ने क्या किया होगा कि मैच स्टिक, माचिस का तीली रख करके कड़ी धूप में उसके पास ऊपर ले गए होंगे और सारी लाइट रे को कन्वर्ज किए होंगे, पिन पॉइंट किए होंगे जो आपका माचिस का, मैच स्टिक का जो मसाला होता है, जो बारूद होता है उसके ऊपर, जिससे वो जल उठा होगा। ऐसा कैसे हुआ?
तो उतने बड़े एरिया पर जो लाइट के साथ में हीट एनर्जी पड़ती है, उष्मा एनर्जी पड़ती है, उस सारे उष्मा एनर्जी को एक पॉइंट पर वह केंद्रित कर देता है, जिससे वो जो मैच स्टिक का जो मसाला होता है उस पर उसका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो अचीव हो जाता है, फिर वो आग पकड़ लेता है। तो उतना दूर की हीट को, प्रकाश को वह जब इकट्ठा करता है तो उसके साथ में, उस प्रकाश के साथ में जो हीट रेडिएशन वाली एनर्जी होती है वो भी इकट्ठी हो जाती है। ठीक वही काम यहाँ पर होता है जब हम सोलर फर्नेसेस या सोलर कुकर में इस्तेमाल करते हैं। तो ये सन से आती हुई जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट है उसको एक पॉइंट पर इकट्ठा कर देता है, जिससे टेम्परेचर बढ़ जाता है, फिर हमारा खाना बनाने का काम आसान हो जाता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में, गाड़ियों के हेडलाइट्स के रूप में, और फिर आपने देखा कि सोलर कुकर हो या सोलर फर्नेसेस हो, इसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। अब हम आते हैं उत्तल दर्पण की तरफ कि उत्तल दर्पण का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं और क्यों करते हैं। तो बच्चों, आप लोग जो व्हीकल्स हैं उसके साइड मिरर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्यों साइड मिरर के रूप में इस्तेमाल करते हैं? इसके पीछे दो रीजन है। पहला कि चूंकि इसका रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, तो ये बाहर की तरफ निकला हुआ है। जरा अगर हम इसी साइज का अगर हम उत्तल दर्पण बनाने का प्रयास करें, अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण हो गया, ये उत्तल दर्पण हो गया, तो जरा देखो बच्चों कि अगर हम बात करें तो यहां पर, यहां से अगर लाइट रे जाएगी तभी ये रिस्पॉन्ड करेगा, यहां से भी ये लाइट आएगी तो यह रिस्पॉन्ड करेगा। मतलब जो एरिया कवर कर रहा है वो इतना बड़ा एरिया कवर कर रहा है। जबकि अगर हम, ये चूंकि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है, तो फिर ये क्या होगा, यहां से लाइट आएगी तो रिस्पॉन्ड कर पाएगा, ये यहां से लाइट आके आएगी तो रिस्पॉन्ड कर पाएगा, और इसका एरिया क्या होगा, इतना कम हो गया। तो हम उत्तल दर्पण का इस्तेमाल जब साइड मिरर के रूप में करते हैं तो वो पीछे पूरे रोड के एरिया को कवर कर देता है, ब्रॉडर व्यू विजन प्रोवाइड करता है, जिससे जितनी व्हीकल्स हमारे पीछे आ रही हैं हम उसे देख पाएंगे। और चूंकि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर के तरफ है तो इसका जो व्यू एरिया होता है वो कम हो जाता है, और फिर हम पूरे, अगर पीछे हमारे 5 बाइक वाले आ रहे हैं तो पता चला कि 2 ही का इमेज बना, 3 ही का इमेज बना। क्यों? क्योंकि उसका व्यू एरिया कम होता है, देख ही लिया आप लोगों ने। दूसरा रीजन ये है साइड मिरर के रूप में इस्तेमाल करने के पीछे कि यह सीधा इमेज बनाता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है। यानी जो व्हीकल्स हमारे पीछे आ रही हैं तो उस मिरर में भी देखेंगे तो हमें यही मालूम होता है कि वो हमारे पीछे आ रही है, सीधा इरेक्ट इमेज होता है। तो आपने जाना कि उत्तल दर्पण का उपयोग जो होता है व्हीकल्स के साइड मिरर के रूप में होता है, इसलिए होता है क्योंकि उसका व्यू एरिया बड़ा होता है, वह सीधा इमेज बनाता है। ठीक है। दूसरी अगर बात करें तो आजकल तो आप जाओगे शॉपिंग मॉल्स में या हर जगह मैं बात करूं तो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। जब ये नहीं था, हमारी टेक्नोलॉजी उतनी डेवलप नहीं थी, तब क्या होता था, तो उस समय अगर मैं बात करूं तो जो दुकानदार होते थे, जो शॉपिंग मॉल्स होता था, उसमें उत्तल दर्पण किसी कॉर्नर में लगा दिया जाता था। चूंकि इसका व्यू एरिया ज्यादा होता है, तो मान लीजिए जो कस्टमर्स हैं बहुत सारे सामान लेकर के देख रहे हैं, एक डेस्क लगा हुआ है, बहुत सारे कस्टमर सामान लेकर के देख रहे हैं, और उस सब पर नजर रखना उस दुकानदार के लिए कठिन होता था। फिर क्या होता था कि वो दुकानदार सामान दे दिया देखने के लिए, और वो बार बार उस मिरर की तरफ देखता रहता था, जिससे सब पर नजर रखी जा सके। क्यों? क्योंकि वो, उसका व्यू एरिया ज्यादा था, तो जितने कस्टमर्स उस शॉपिंग मॉल में हुआ करते थे वो सबको अपने नजरों के सामने, अपने निगाहों के सामने रख पाता था। तो यानी थेफ्टिंग में भी इस उत्तल दर्पण का इस्तेमाल होता है। तीसरी बात आती है कि स्ट्रीट लाइट में। अब अगर हम बात करें बच्चों तो आप देखेंगे कि स्ट्रीट लाइट में अगर हम इस कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पर ए सोर्स ऑफ लाइट लगा दिया, तो जो लाइट आगे जा रहा है वो जा रहा है, जो ऊपर भी लाइट ये जो जाएगा इसके ऊपर, तो इसको ये क्या करेगा, स्प्रेड करेगा, फैला देगा। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से लाइट गया, इधर फैला दिया, ये जो लाइट गया इधर फैला दिया। तो स्ट्रीट में लाइट के फैलाव की जरूरत होती है और यह लाइट के फैलाने में सक्षम है।
चूंकि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो इसलिए स्ट्रीट लाइट में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो क्या देखा आपने कि साइड मिरर के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। दूसरा आप लोगों ने देखा थेफ्टिंग में भी, सर्विलांस के लिए भी इसका इस्तेमाल होता था पहले। और तीसरा आप लोगों ने देखा कि स्ट्रीट लाइट में भी इसका इस्तेमाल होता है। जब हम दर्पण का उपयोग जान चाहते हैं तो इसके बाद बात आती है कार्टेशियन साइन कन्वेंशन की। तो अब हम जानेंगे कि कार्टेशियन साइन कन्वेंशन क्या है और इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी। तो बच्चों, आप सबने स्फेरिकल मिरर हो या प्लेन मिरर हो, उसमें आप सबने देखा कि कभी जो इमेज है, कभी जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के आगे बनता है, तो कभी जो इमेज है दर्पण के पीछे बनता है, तो कभी जो इमेज है मुख्य अक्ष के प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनता है, तो कभी जो इमेज है वो मुख्य अक्ष के नीचे बनता है। कभी रियल होता है तो कभी वर्चुअल होता है, कभी इन्वर्टेड होता है तो कभी इरेक्ट होता है। तो इसमें हम बार बार ये बात कहनी पड़ेगी या कोई ऐसी व्यवस्था हो सकती थी जिससे बिना कहे भी कुछ साइन का इस्तेमाल करके, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो भी सिर्फ प्लस और माइनस साइन का इस्तेमाल करके हम इन सारी चीजों को जान पाते हैं। तो इसमें मैथ वालों ने बड़ी मदद किया फिजिक्स वालों को। तो क्या हुआ कि मैथ का जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वहां से एक कंसेप्ट ले लिया गया और उसी कंसेप्ट के इस्तेमाल से हम इस ऑप्टिक्स में जो इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको सही सही डिटरमाइन कर पाते हैं, निर्धारित कर पाते हैं। तो वो क्या है जिसे हम लोग चिन्ह परिपाटी के रूप में, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के रूप में जानते हैं। तो हम पहले ये देखेंगे कि यह जो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन है क्या है और कैसे इसकी मदद से हम प्रतिबिंब की स्थिति को जान पाते हैं। तो गोलीय दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी साइन कन्वेंशन। बच्चों, आप सब जानते हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि ये हमारा एक्स डैश एक्स अक्ष हो गया और ये हमारा वाई डैश वाई अक्ष हो गया। दोनों जहां पर इंटरसेक्ट करती हैं उसे ओरिजिन कहा जाता है। ये आप लोग को पता है। आप लोग को ये भी जानकारी में है कि जो इधर वैल्यू होते हैं वो सब प्लस में होते हैं और इधर जो वैल्यू होते हैं वो माइनस में होते हैं। ऊपर में जो वैल्यू होते हैं वो प्लस में होते हैं और नीचे जो वैल्यू होते हैं माइनस में होते हैं। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो कंसेप्ट है आप सबके पास में है, आप इसे वेल फैमिलियर है। अब हम आते हैं कि गोलीय दर्पण में इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं और इसके करने से फायदे क्या हैं। तो मान लीजिए मैंने यहां पर हमने अवतल दर्पण एक बना लिया। अवतल दर्पण बनाने के बाद में हमने एक यहां पर मुख्य अक्ष हो गया, ये हमारा पोल था। अब जरा ध्यान देंगे यहां पर क्या होता है, यहां पर ओरिजिन को ओ से डिनोट किया। दर्पण के केस में अगर हम बात करें तो ओरिजिन को पी से डिनोट किया जाता है, ध्रुव से। यानी ऑप्टिक्स में पी को ओरिजिन के रूप में कंसीडर किया जाता है। एक बात हो गई। दूसरी बात, अब आपको पता है जब ये ओरिजिन हो गया हमारा, यह जो पी है, तो आप खुद बताइए जब अगर हम इधर कोई डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। पोल के इधर मेजर करेंगे तो चूंकि हम पोल को ओरिजिन के रूप में कंसीडर कर रहे हैं और पोल के अगर राइट हैंड साइड में जाएंगे तो वह क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, है ना। एक्स एक्सिस के ऊपर अगर हम हाइट मेजर करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, ऊपर करेंगे तो वो प्लस में हो जाएगा और नीचे करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हम गोलीय दर्पण के लिए जो कार्तीय चिन्ह परिपाटी है, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन है, उसमें हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो क्या क्या बातें हैं, तो इसमें एक चीज और देखना है कि हमें जो आपतित किरण है, जो इंसिडेंट रे है, उसका डायरेक्शन हमें लेफ्ट टू राइट लेना है। तब हम इसको भली भांति फॉलो कर सकते हैं, इसको अपना सकते हैं। तो जो चिन्ह परिपाटी है उसकी पहली बात क्या हो गई कि आपतित किरण की दिशा बाईं से दाईं तरफ, लेफ्ट से राइट के तरफ होनी चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो ध्रुव होता है, जो ये पोल होता है, इसको ओरिजिन के रूप में कंसीडर करते हैं, यह आपका दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट,
अगर हम इस ध्रुव से जो भी दूरियां बाईं तरफ नापेंगे उसको हम निगेटिव लेंगे, उसको हम निगेटिव माइनस में लेंगे। चौथा पॉइंट, जो भी डिस्टेंस हम ध्रुव से राइट हैंड साइड में मेजर करेंगे उसको हम लोग प्लस में लेंगे, धनात्मक लेंगे। जो भी हाइट्स जब ऊपर मेजर करते हैं तो हाइट्स बोलते हैं, और जब हॉरिजेंटल मेजर करते हैं तो उसको डिस्टेंस बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। तो अब मुख्य अक्ष के अगर ऊपर हम चाहे इस साइड में मेजर करें चाहे इस साइड में, अगर हम हाइट ऊपर मेजर कर रहे हैं तो वह धनात्मक होगा, वह प्लस में लेंगे। और वही अगर हाइट अगर हम नीचे मेजर कर रहे हैं तो वह क्या होगा, ऋणात्मक होगा, और उसे हम माइनस में लेंगे। आई होप ये सारी बातें क्लियर हो गई। तो हम कार्टेशियन साइन कन्वेंशन है जो हम ऑप्टिक्स में फॉलो करते हैं। अगर मैं उसकी मुख्य बातों की बात करूं तो आपने देखा कि जो आपतित किरण होती है उसकी दिशा लेफ्ट टू राइट दिखाई जाती है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि जो पी होता है, जो ध्रुव होता है, जो पोल होता है, उसे हम ओरिजिन के रूप में कंसीडर करते हैं, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट आप लोगों ने देखा कि ध्रुव से जो बाईं तरफ दूरी जो नापी जाती है, जो भी दूरियां हम बाईं तरफ नापेंगे वो निगेटिव होंगी, वो नकारात्मक होंगी और ऋणात्मक होंगी, और जो भी दूरियां हम ध्रुव से दाईं तरफ मापेंगे वो धनात्मक होंगी, वो प्लस में होंगी। और जो भी हाइट्स हम मुख्य अक्ष के ऊपर मेजर करेंगे, नापेंगे, वो प्लस में होंगी, धनात्मक होंगी, और जो भी हाइट्स हम मुख्य अक्ष के नीचे मेजर करेंगे वो ऋणात्मक होगी, माइनस में होगी। अब कहोगे कि सर इससे बेनिफिट क्या मिला, तो चलिए अब हम बेनिफिट की बात करते हैं। अब मान लीजिए हमारा ये अवतल दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण है। अच्छा, एक बात और यहां पर समझना है बाबू कि आप लोगों को ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है ना फिजिक्स में, उसको यू से और इमेज डिस्टेंस को हम भी से डिनोट करते हैं। और ये तो पहले ही बता चुके हैं कि फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है। हालांकि आप लोग क्लास 9th में थे तो फिजिक्स में यू आप लोग कहते थे इनिशियल वेलोसिटी और भी को बोलते थे फाइनल वेलोसिटी, लेकिन वही चीज क्लास 10th का बच्चा बोल रहा है तो यू का मतलब हो जाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और भी का मतलब हो जाता है इमेज डिस्टेंस। ये वर्ल्ड वाइड यूज होता है। तो अब मान लीजिए मैं कह रहा हूं इस कनकेव मिरर के केस में इमेज डिस्टेंस भी जो है वह प्लस में 10 सेंटीमीटर है, मान लीजिए। ऐसा मैंने सिचुएशन दे दिया। मैंने आपको बोला था ना कि इसके मदद से हम इमेज के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को जान पाते हैं। तो मैंने कहा कि भी जो है वो प्लस 10 सेंटीमीटर है। अब आप लोग ये बताओ कि यह इमेज अगर ये पोल है तो आपको पता है कि पोल को ओरिजिन के रूप में लेते हैं, और ये प्लस 10 है तो वो इस साइड में होगा कि इस साइड में होगा, तो बोलोगे सर राइट हैंड साइड में होगा। क्यों? क्योंकि यह प्लस में है, और प्लस में है यानी हम लोगों ने ध्रुव से दाहिने तरफ मेजर किया है। ठीक है, तो चलिए आपने ओके कर दिया कि यह इधर की बात हो रही है। अब आप जानते हैं कि ये मिरर है और मिरर ओपेक होता है, पीछे कोई लाइट रे नहीं जाने वाली है। मिरर ओपेक होने के कारण कोई भी किरण पीछे नहीं जाने वाली है। तो अब बताइए यह प्रतिबिंब जो बनेगा वो वास्तविक बनेगा कि काल्पनिक बनेगा? जब वहां लाइट गई ही नहीं तो काहे को वास्तविक प्रतिबिंब, यह प्रतिबिंब काल्पनिक हो जाता है, आप लोग जानते हो। और यह भी आपको पता है कि जो प्रतिबिंब काल्पनिक होता है वो क्या होता है, सीधा होता है। ये बात क्लियर हो गई। तो आपने देखा केवल हमने प्लस साइन लगा दिया एक प्रोवाइडेड डिस्टेंस में, तो आपने इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए। चलिए मैं एक दूसरा सिचुएशन लेता हूं। मान लीजिए आप लोगों ने कनकेव मिरर, फिर से एक मैप ले लेता हूं मैं, और मान लीजिए आपने कहा कि जो हाइट ऑफ इमेज है, हाइट ऑफ इमेज है वो है आपको 7 सेंटीमीटर, और यहां पर आपने माइनस लगा दिया। ध्यान रहे हम हाइट ऑफ इमेज की बात कर रहे हैं, हम प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं, और यहां पर आपने 7 सेंटीमीटर बताया और उसमें क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। इसका अर्थ क्या हुआ, तो मैं हाइट की बात कर रहा हूं। तो आपको पता है कि जो हाइट होता है वो मुख्य अक्ष से वर्टिकल है ना, लंबवत नापा जाता है। ठीक है, तो ये 7 सेंटीमीटर है, माइनस में है, तो आप बताइए कि मुख्य अक्ष के ऊपर होगा कि नीचे होगा? डेफिनेटली जब माइनस है तो नीचे होगा। ठीक है, माइनस है तो नीचे होगा।
तो आप लोगों ने देखा है कि मिरर के केस में जो HO होता है, ऑब्जेक्ट होता है, उसको हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं। तो जब ऊपर रखेंगे तो ये तो हाइट प्लस में हो गया। जब भी ऑब्जेक्ट को रखना है ऊपर रखना है तो इसकी जब भी हाइट होगी प्लस में होगी, यानी HO जो है वो हमेशा प्लस में होगा। और यहां पर HI माइनस में दिया है, इसका अर्थ हुआ कि यह नीचे बना हुआ है, तब ना यह माइनस लगा हुआ है। मुख्य अक्ष के नीचे मेजर किए हैं तब ना यह माइनस है। तो यह नीचे बना हुआ है, और जब यह नीचे बना हुआ है तो आप बताइए, ऑब्जेक्ट ऊपर है, इमेज उसका नीचे बना हुआ है, प्रतिबिंब कैसा हो गया? उल्टा हो गया। और जब यह उल्टा हो गया तो बताइए यह वर्चुअल होगा कि रियल होगा? डेफिनेटली रियल होगा, वास्तविक होगा। तो देखा आपने, सिर्फ हमने माइनस लगाया हाइट में और आपने कहा कि सर यह आपको उल्टा बना हुआ है, इन्वर्टेड बना हुआ है। और जो इन्वर्टेड इमेज होते हैं वो कैसे होते हैं? रियल जो इमेज होते हैं वही इन्वर्टेड होते हैं। ये बात आप लोग पहले से जानते हैं। अच्छा, ये बात हो गई। तीसरी बात आप यह भी जान पाते हो कि यह माइनस में दिया हुआ है यानी रियल है, और रियल है तो मिरर के आगे बनेगा कि मिरर के पीछे बनेगा? तो डेफिनेटली आपका जवाब होगा कि सर रियल इमेज है, वास्तविक इमेज है, तो वह दर्पण के आगे बनेगा। जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के पीछे बनता है। तो इस प्रकार बच्चों आपने अच्छे तरीके से समझ लिया कि ये जो हमारा गोलीय दर्पण के लिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी है, जिसको हम कार्टेशियन साइन कन्वेंशन या न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। ध्यान रहे कि यह जो कंसेप्ट है वो मैथ के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिया गया है, मैथ के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिया गया है, इसीलिए इसे कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। और यह हमें मदद करता है यह बताने में कि जो गोलीय दर्पण होते हैं उसमें बना हुआ प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, इसके निर्धारण में हमें ये मदद करता है। उम्मीद करता हूं बच्चों ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर कहीं दिक्कत होती है तो फिर आप कमेंट करके अपने प्रॉब्लम्स को बताइए। हम कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन इसी प्लेटफॉर्म से उस प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट करें। और फिर हम जब अगले क्लास में जब आप लोगों के सामने आएंगे तो उस समय हम आप लोगों को आवर्धन, दर्पण सूत्र और फिर उसके बाद में रिफ्रैक्शन के तरफ चलेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का क्लास भी आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा, आसानी से समझ में आया होगा। तो आप लोग घर पर इसे ठीक से पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों, थैंक यू।